हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं या फिर सूक्ष्म जीवों से संबंधित जो भी क्लास 12th बायोलॉजी का एक चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। तो इससे जो है एक महामारी होने वाला है। आप यकीन मानिए हम लगभग 35 से 40 मिनट में इस वीडियो को पूरा कवर कर लेंगे और इस चैप्टर से जो भी 7 नंबर परीक्षा में आपके आने वाला है वो आप आसान ढंग से कर ले जाएंगे, आसान तरीके से कर ले जाएंगे। आपका 35 से 40 मिनट में पूरा चैप्टर का रिवीजन इसी वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। तो चलिए, इसमें हम केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा से संबंधित है। इसमें सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं ये दिया गया है। तो सूक्ष्म जीव का अगर हम परिभाषा बात करें तो सूक्ष्म जीव वे जीवधारी होते हैं जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। ये जल, थल और वायु तीनों स्थानों पर पाए जाते हैं। ये हो गया। आगे हम बात करें इसमें जो भी तो सूक्ष्म जीव कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ कवक होते हैं और कुछ विषाणु होते हैं, इस प्रकार से है। लेकिन क्या है, परीक्षा में आपके क्वेश्चन ऐसा बनता है कि खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि कृषि के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है। फिर पूछा जा सकता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपका 7 नंबर 100% पक्का हो जाएगा। कल के एग्जाम में आप बेहतर ढंग से इसे कर पाएंगे। तो चलिए, इसमें देखा जाए घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव क्या है। तो घरेलू उत्पादों में अगर हम सूक्ष्म जीवों की बात करें तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें देखा जाए तो दूध से दही बनाने में कौन बैक्टीरिया, LAB, ये केमिस्ट्री में भी बन सकता है। LAB का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। या दूध में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। केमिस्ट्री में भी बन सकता है लेकिन यहाँ बायोलॉजी में तो 100% आने वाला क्वेश्चन है। घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का योगदान, तो कुछ सूक्ष्म जीव वे होते हैं जो दूध को दही में परिवर्तित करते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये हो गया। आगे बात किया जाए, अब इसका स्टेटमेंट दिया गया है पूरा कि ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या काम करते हैं। बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करते हैं जो दूध प्रोटीन को स्कंदित करके आंशिक रूप से पचा देता है। ये चीज़ें हैं। तो ये सब आपको विस्तृत ढंग से आप तैयारी किए होंगे, यहाँ रिवीजन करना है। नेक्स्ट है, दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव्य अथवा आरंभक के रूप में ताजे दूध में मिलाई जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, दूध जो होता है दही में परिवर्तित हो जाता है। आगे है, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने से पोषण संबंधी गुणवत्ता में भी सुधार हो जाता है। यानी कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं वो दूध को दही में परिवर्तित करते हैं और इससे फिर क्या होता है कि विटामिन B12 की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। आगे बात किया जाए, दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा जिसका उपयोग, इसमें देखिए इडली और डोसा बनता है। इसमें भी कुछ सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है, जैसे ईस्ट की सहायता से क्या होता है, इडली और डोसा बनाने में सहायता प्रदान होता है। जैसे चावल का आटा और दाल का आटा मिला करके क्या काम किया जाता है, इडली और डोसा आदि बनाए जाते हैं। तो इसमें भी कुछ सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है। तो आहार बनाने में, जैसे इडली और डोसा बनाने में क्या है, सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे बात किया जाए, इडली और डोसा बनाने में जो भी आटा का प्रयोग किया जाता है उसका किण्वन होता है। किण्वन होता है वो किसके द्वारा, जीवाणुओं द्वारा भी होता है, कवकों द्वारा भी होता है। आगे है, डबल रोटी, ब्रेड या पाव रोटी आदि बनाने में, तो इसमें ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। ईस्ट क्या है, एक प्रकार का कवक होता है। ईस्ट नामक कवक से क्या किया जाता है, जिसको सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बोला जाता है। यह है। आगे है, कुछ पारंपरिक पेय पदार्थ जैसे टोड बनाने में या टोडी आदि बनाने में ताड़ के वृक्ष से जो जूस निकलता है जिसे ताड़ी बोला जाता है, वो सब क्या है, तो कुछ न कुछ पेय पदार्थ उससे बनते हैं और इसमें भी सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। एक टेबल दिया गया है, इस टेबल के माध्यम से तो किण्वित मत्स्य यानी कि मछली,
आदि भोजन बनाने में, सोयाबीन, बांस, पर्रो आदि चीज़ें। इसके साथ साथ अगला पॉइंट क्या है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग पनीर या चीज़ आदि बनाने में, तो इसमें कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, पनीर मुख्यतः दो प्रकार के, एक राखी फोर्ड पनीर होता है और एक स्विस पनीर होता है, तो इसमें भी सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है जो कि एक घरेलू खाद्य उत्पाद है। आगे बात किया जाए, स्विस चीज बनाए जाने में वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमैनाए नामक जीवाणु होते हैं। इसी के द्वारा क्या होता है कि स्विस पनीर बनाया जाता है और दूध से जो पनीर बनता है उसमें कुछ महत्वपूर्ण भूमिका इसी जीवाणु का होता है। आगे क्या है, राखी फोर्ड पनीर। राखी फोर्ड पनीर एक विशेष प्रकार की कवक की वृद्धि से परिपक्व होता है जिससे विशेष सुगंध आने लगती है। अब ये था घरेलू खाद्य उत्पाद। आगे हम बात करेंगे औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है, तो इस वीडियो के माध्यम से इसको भी क्लियर करने वाले हैं। एक एक टॉपिक भी पूरा हम क्लियर कर देंगे जिससे कि आपका 7 नंबर 100% पक्का हो सके। तो औद्योगिक उत्पाद, मादक पेय पदार्थ और प्रतिजैविक बनाने में क्या होता है, कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है जो कि बड़े पैमाने पर कारखानों में किए जाते हैं, इसलिए इसे औद्योगिक उत्पाद बोला गया है। व्यावसायिक पैमानों पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है जिसे फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं, यानी कि किण्वित पेय पदार्थ जो भी बनाए जाते हैं तो वो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। किण्वित पेय पदार्थ कौन कौन से हैं, ये औद्योगिक क्षेत्र में बनाए जाते हैं बड़े पैमाने पर। यहाँ वाइन, बियर, व्हिस्की, ब्रांडी या रम जैसे पेय पदार्थों के उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। यह है। आगे बात किया जाए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ब्रेड बनाने तथा मल्टीकृत धान्यों तथा फलों के रसों में एथेनॉल उत्पन्न करने में किया जाता है। यानी कि ईस्ट का प्रयोग वाइन, बियर, व्हिस्की, ब्रांडी, रम आदि बनाने में किया जाता है। इसके साथ साथ डबल रोटी, पाव रोटी बनाने में किया जाता है और फलों के जूस से क्या किया जाता है, एथेनॉल बनाने में भी काम किया जाता है। आगे क्या है, विभिन्न प्रकार के अल्कोहलीय पेय की प्राप्ति तो किण्वन द्वारा होता है और विभिन्न प्रकार के संसाधन जिससे आसवन अथवा उसके बिना, ये तकनीकी कच्चे पदार्थों पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का पदार्थ है और इसी से क्या है उसके फर्मेंटेशन से कुछ पेय पदार्थ बनते हैं। आगे है वाइन तथा बियर का उत्पादन बिना आसवन के, जबकि व्हिस्की, ब्रांडी तथा रम आदि का उत्पादन क्या है, आसवन विधि द्वारा किया जाता है। अगर पूछा जाए कि औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, तो आप औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका में लिख सकते हैं कि ईस्ट का उपयोग व्हिस्की, बियर, ब्रांडी, रम आदि बनाने में किया जाता है। डबल रोटी, पाव रोटी आदि बनाने में किया जाता है। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे प्रतिजैविक। ये भी औद्योगिक क्षेत्र में ही होता है। तो प्रतिजैविक के निर्माण में पूछ लिया जाता है कि प्रतिजैविक के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है, तो आप ये टॉपिक लिख पाएंगे। इसमें क्या, सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविकों का उत्पादन 20वीं शताब्दी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण खोज और मानव समाज के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अगर बात किया जाए एंटीबायोटिक, तो एंटी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है खिलाफ तथा बायो का अर्थ होता है जीवन, यानी कि जीवन के खिलाफ, यानी कि जो भी रोगाणु होते हैं उनके खिलाफ क्या है, प्रतिजैविक का कार्य होता है। जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, अगर कोई भी दवा है, अगर कोई बीमारी है तो उसमें प्रतिजैविक का उपयोग न किया जाए तो बीमारी पूर्णतः समाप्त नहीं होती, क्योंकि रोगाणु को मारने का काम प्रतिजैविक ही करते हैं। प्रतिजैविक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। ये लाइन आप देख पा रहे हैं, ये मुख्य बिंदु है इसका कि प्रतिजैविक के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का भूमिका है। अभी आगे हम चर्चा करते हैं। इसमें हम सभी सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से तो परिचित हैं, यानी कि पेनिसिलिन जो होता है प्रयोगशाला में बनाई गई या एक कहा जाए कि सबसे पहले निर्मित एंटीबायोटिक का क्या नाम है, तो पेनिसिलिन नाम है। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एक प्रकार का कवक पेनिसिलियम नोटेटम से बनाई गई प्रतिजैविक है जिसका उपयोग क्या किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के
बीमारियों से बचने के लिए किया जाता है एंटीबायोटिक का काम। आगे क्या है, उन्हें एक बार दिखाए, इसमें अब इसमें बात किया जाए तो क्या है कि स्टेफिलोकोकस ये एक प्रकार का जीवाणु है। इसकी वृद्धि को रोकने के लिए पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सबसे पहले जो प्रतिजैविक बनाई गई पेनिसिलिन वो क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम से बनाई गई, 1 नंबर में टिक लगाने वाले में आ सकता है। और उसके बाद किसने निर्मित किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस कार्य के लिए इन्हें क्या किया गया, नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। ये 1 नंबर में अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। सबसे पहले निर्मित प्रतिजैविक का नाम बताइए, तो क्या है, पेनिसिलिन है। आगे उन्होंने पाया कि यह प्रभाव मोल्ड द्वारा उत्पन्न एक रासायनिक पेनिसिलिन द्वारा होता है, यानी कि उसमें मोल्ड जो आया, मोल्ड मतलब घुमाव मान सकते हैं या। नेक्स्ट इसमें है पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है, इस कारण इसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन रखा। यद्यपि बाद में अर्नेस्ट चैन तथा हावर्ड फ्लोरे ने इसकी एक शक्तिशाली और प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की। इस एंटीबायोटिक का उपयोग दूसरे विश्व युद्ध, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में किस एंटीबायोटिक का उपयोग किया गया, तो क्या है, पेनिसिलिन का उपयोग किया गया। घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया था। फ्लेमिंग, चैन तथा फ्लोरे को पेनिसिलिन की खोज के लिए वर्ष 1945, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, 1945 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार से अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पेनिसिलिन के बाद अन्य सूक्ष्मजीवों से अन्य एंटीबायोटिक को भी परिशुद्ध किया गया। पेनिसिलिन के बाद कुछ अन्य एंटीबायोटिक भी बनाई गई सूक्ष्मजीवों की सहायता से, जैसे प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया, लेप्रोसी आदि रोगों से बचने के लिए, भयानक रोग जिनसे संसार में लाखों लोग मरे हैं, इससे बचने के लिए, इनके उपचार के लिए एंटीबायोटिक ने हमारी क्षमता में वृद्धि की। आगे है एंटीबायोटिक्स हमारे लिए एक शक्ति के रूप में सामने आए हैं। हम एंटीबायोटिकों से रहित संसार की कल्पना नहीं कर सकते। आगे बात किया जाए कुछ रासायनिक, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु। अब हम बात करेंगे रासायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु के बारे में। तो क्या है, कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल और एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें सिट्रिक अम्ल का उत्पादन, तो एस्परजिलस नाइगर नामक कवक के द्वारा होता है। एसिटिक अम्ल का तो एसिटोबैक्टर एसिटाई द्वारा होता है। ब्यूट्रिक अम्ल का तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम तथा लैक्टिक अम्ल का लैक्टोबैसिलस आदि जीवाणुओं द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। आगे बात किया जाए एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग किया जाता है। लाइपेज का प्रयोग अपमार्जक संरूप तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है। इसके साथ साथ क्या है, कुछ पैक्टिनेजीज तथा प्रोटीएजेज का उपयोग, बोतल वाला रस अत्यधिक स्वच्छ एवं साफ होता है, इसके लिए जैसे मान लीजिए जो भी मार्केट का जूस होता है पैकिंग वाला, उसमें प्रोटीएजेज और पैक्टिनेजीज एंजाइम के द्वारा क्या काम किया जाता है, उसको साफ सुथरा किया जाता है, जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा ही ये बनाए जाते हैं। ये जो पैक्टिनेजीज और प्रोटीएजेज एंजाइम है, ये सूक्ष्मजीवों द्वारा ही निर्मित होता है। आगे बात किया जाए स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, जो कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है, RDT रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, उसमें किया जाता है। इसके साथ साथ क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा बनाया जाता है, जो कि स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या काम करता है कि रोगियों के रक्त वाहिनियों में जो थक्का, जैसे चोट लगने पर इंटरनल ब्लीडिंग जो होता है, उसमें जैसे ब्लड का थक्का जम गया है, तो उसको हटाने के लिए क्या काम किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग किया जाता है।
इसके साथ साथ कुछ अन्य जैव सक्रियाणु हैं जैसे साइक्लोस्पोरिन ए, इसका उपयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक के रूप कारक के रूप में किया जाता है। इसके साथ साथ इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। यानी कि जो भी साइक्लोस्पोरिन ए है, इसका निर्माण किससे किया जाता है? तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से किया जाता है। मोनास्कस परप्यूरियस ईस्ट से उत्पन्न इस स्टैनिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, यानी कि मोनास्कस परप्यूरियस नामक एक कवक जो है, इससे क्या काम किया जाता है? स्टैनिन बनाया जाता है। और वो स्टैनिन किस में उपयोगी है? तो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम अस्पर्धा संदमन की तरह क्रिया करते हैं। आगे बात किया जाए वाहित मल उपचार में। अब हम लोग पहुंच चुके हैं इसमें वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीवों का क्या योगदान है। तो वाहित मल क्या होता है, या बायोगैस क्या है, या वाहित मल के उपचार में सूक्ष्मजीवों का क्या योगदान है, इस प्रकार से क्वेश्चन भर भर के आपको देखने को मिलेंगे। मिथेनोजन क्या है, मिथेनोजन जीवाणु के बारे में क्या जानते हैं, या गोबर गैस किसे कहते हैं, तो ये सभी प्रश्न इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव क्या है। अब इसमें प्रतिदिन नगरों महानगरों से निकले नाली और नालों के जल को क्या कहा जाता है? वाहित मल कहा जाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोगजनकीय होते हैं। इसे प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी झरने में सीधे प्रवाहित नहीं किया जा सकता, अतः प्रवाहित करने से पूर्व वाहित मल का उपचार वाहित मल संयंत्र में किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो वाहित मल होता है वो हानिकारक होता है। अगर उसको हम नदी तालाब झरने आदि में प्रवेश करा देते हैं तो इससे क्या है, रोगजनकीय घटनाएं घटित होंगी और उसमें रोगाणुओं की वृद्धि हो जाएगी, जिससे कि अनेकों प्रकार के पशुओं आदि पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें प्रवेश कराने से पहले क्या किया जाता है, इसका उपचार कराना अति आवश्यक होता है। मतलब प्राथमिक उपचार होगा, द्वितीयक उपचार होगा। तो क्या क्या है इसमें हम लोग देखते हैं। व्यर्थ जल का उपचार 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला क्या है, प्राथमिक उपचार, और दूसरा क्या है, द्वितीयक उपचार। तो प्राथमिक उपचार क्या है ये जानेंगे, और द्वितीयक उपचार क्या है ये जानेंगे। द्वितीयक उपचार को जीव विज्ञानीय उपचार के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया जाता है कि वाहित मल उपचार की कितनी विधियां हैं, तो 2 विधियां हैं, प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार। तो प्राथमिक उपचार क्या है इसके बारे में हम लोग देखें। मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में प्रवाहित मल से बड़े छोटे कणों का निस्यंदन या अवसादन द्वारा भौतिक रूप से अलग किए जाते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, जो भी उसमें कुछ कूड़े करकट होते हैं तो प्राथमिक उपचार में क्या किया जाता है, उसको जाल या किसी छन्नी आदि के माध्यम से उसको छान करके अलग कर लिया जाता है। ये है प्राथमिक उपचार। आगे बात किया जाए, इन्हें विभिन्न चरणों में अलग किया जाता है। आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को छानकर अलग कर लिया जाता है। इसके बाद फिर क्या है, ग्रिट को अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है। सभी ठोस जो प्राथमिक आपंक नीचे बैठ जाते हैं और वहीं प्लावी बहिस्राव का निर्माण करता है। कहने का मतलब जो कुछ ठोस होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो कुछ वैसे हैं वो झाग के रूप में ऊपर हो जाते हैं, उनको छान करके अलग कर लिया जाता है। आगे हम बात करेंगे द्वितीयक उपचार के। अब ये जो प्राथमिक उपचार जिनका हो जाता है तो उन्हें फिर पुनः हम द्वितीयक उपचार के लिए ले जाते हैं। द्वितीयक उपचार अथवा जीव विज्ञानीय उपचार क्या है इसके बारे में। तो प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायवीय टैंकों में से गुजारा जाता है, जहां यह लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है। आगे बात किया जाए, इससे लाभदायक वायवीय सूक्ष्मजीवों की प्रबल शक्ति सशक्त वृद्धि के रूप में होने लगती है। आगे बात किया जाए, वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्मजीव बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों की खपत करता है। यह बहिस्राव के बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। कहने का मतलब जो है, ये बहिस्राव जो होते हैं, जो उसमें रोगजनकीय होते हैं, वो क्या काम करते हैं। अब यहाँ बीओडी पूछ लिया गया, बीओडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, या बीओडी क्या है ये भी आप तैयार कर लीजिए कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है बीओडी का फुल फॉर्म। जिस जल का बीओडी जितना कम रहेगा वह जल उतना ही स्वच्छ रहेगा, जिस जल का बीओडी जितना अधिक रहेगा वह जल उतना ही दूषित माना जाएगा।
ये है। तो बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर देते हैं। कहने का मतलब बीओडी क्या है, तो बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। आगे है, वाहित मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक कि बीओडी घट न जाए। तो इस प्रकार से क्या है कि जब तक का बीओडी एकदम कम ना हो जाए, शून्य पर ना आ जाए, तब तक क्या किया जाता है, वाहित मल का उपचार किया जाता है। ये था फ्रेंड्स। ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अपने दोस्तों तक इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आने वाले समय में जो कल एग्ज़ाम है उसमें आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। आगे हम लोग बात करते हैं, जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होगा तब इसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होगी। ये चीज़ें हमने बता दिया है। आगे, एक बार वाहित मल अथवा व्यर्थ जल का बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाए तब तक बहिस्राव को निसादन टैंक में भेजते हैं, जहां जीवाणु झुंड उसे अवसाद में परिवर्तित करते हैं। आगे क्या है, यह अवसाद सक्रित आपंक कहलाता है। सक्रित आपंक के छोटे से भाग को फिर से पीछे वायवीय टैंक में भेजते हैं, यानी कि वायवीय टैंक में भेज दिया जाएगा। वहाँ से क्या होगा, तो उसमें जो भी कचरा रहेगा वो झाग के रूप में ऊपर होगा और उसे फिर हटा दिया जाएगा। ये है। अभी हम इसमें फिगर भी दिखाते हैं कि क्या है बायोगैस संयंत्र। यह आपंक निवेश द्रव्य की तरह से कार्य करता है। आगे बात किया जाए, यहाँ जीवाणुओं की कुछ, अब यहाँ जीवाणु शब्द आ गया, यानी कि जीव विज्ञानीय उपचार है। द्वितीयक उपचार क्या कहलाता है, जीव विज्ञानीय उपचार कहलाता है। तो इसमें जो है यहाँ जीवाणुओं की अन्य किस्में जो अवायवीय रूप से वृद्धि करती हैं, वे आपंक में उपस्थित जीवाणुओं तथा कवकों का पाचन कर लेते हैं। यानी कि कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो हानिकारक कवकों तथा जीवाणुओं का क्या काम करते हैं, पाचन कर देते हैं। पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो भी जीवाणु होते हैं जैसे मिथेनोजन जीवाणु हो गया, अब वो कुछ हानिकारक कवकों और जीवाणुओं का जब भक्षण करेंगे, पाचन करेंगे, तो उसके उपरांत क्या काम करते हैं, ये कुछ ऐसे गैसों का स्राव करते हैं जिसे हम लोग गोबर गैस या मिथेनो या फिर बायोगैस के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है गोबर गैस क्या है या बायोगैस क्या है, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसमें कौन कौन सी गैसों की प्रमुखता होती है, तो मीथेन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये आगे बात किया जाए, ये गैसें बायोगैस का निर्माण करती हैं। चूँकि यह ज्वलनशील होती हैं, इस कारण से इनका उपयोग ऊर्जा के रूप में भी किया जाता है। अगर हम द्वितीयक उपचार में और बात करें तो द्वितीयक उपचार प्लांट से बहिस्राव सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झरनों में छोड़ दिया जाता है। आज के दिन तक कोई भी मनुष्य द्वारा तैयार की गई प्रौद्योगिकी बाहित मल के सूक्ष्मजीवी उपचार के सामने नहीं टिक पाई है। यानी कि जितने भी टेक्निक आज के समय में ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं वो क्या है, सूक्ष्मजीवी उपचार तकनीकी के सामने नहीं टिक पाए हैं। आगे बात किया जाए, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान जैसी योजनाओं का सूत्रपात किया। जैसे इस समय यमुना की सफाई हो रही है और महाकुंभ की वजह से गंगा का जल थोड़ा कचरा युक्त या ये कहिए कि दूषित हो गया, तो उसकी भी साफ सफाई क्या है, ये पर्यावरण और वन मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत किया जाता है। आगे बात किया जाए, इन योजनाओं के तहत एक बड़ी संख्या में नए वाहित मल उपचार संयंत्रों को बनाने का प्रस्ताव है, ताकि केवल उपचारित वाहित मल को ही नदियों में छोड़ा जा सके। इतना था। अब आगे हम बात करते हैं बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका है, यानी कि बायोगैस जो होता है इसमें सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका है, इसके बारे में। तो बायोगैस एक प्रकार के विभिन्न गैसों का मिश्रण जिसमें मीथेन शामिल है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आदि गैसें पाई जाती हैं का मिश्रण है जो सूक्ष्मजीवीय सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। आगे बात किया जाए, वृद्धि तथा उपापचय के दौरान सूक्ष्मजीव विभिन्न किस्मों के गैसीय अंतिम उत्पाद उत्पन्न करते हैं। जो गैस उत्पन्न होती है वह इन सूक्ष्मजीवों द्वारा खपत किए गए कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करती है।
उपयुक्त उदाहरण जैसे गीले आटे का किण्वन, पनीर निर्माण तथा पेयों के उत्पादन में CO2 गैस ही मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। जैसे पनीर का निर्माण किया जाता है या फिर गीले आटे का किण्वन किया जाता है या कोई चीज़ सड़ता है तो उससे जो भी गैस निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आगे क्या है, यद्यपि कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजीय पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं वह CO2 तथा H2 के साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। जैसे कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनसे जो गैस का उत्सर्जन होगा वो मीथेन गैस होगा। सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मीथेनोजन कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि मीथेनोजन जीवाणु क्या है, तो मीथेनोजन जीवाणु वे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोजीय घटकों का पाचन करते हैं और ये मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इन्हें मीथेनोजन बैक्टीरिया कहा जाता है। आगे क्या है, ये बैक्टीरिया सामान्यतः अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाए जाते हैं जिसका वर्णन वाहित मल उपचार में पहले किया गया है, वाहित मल में बता दिया गया है। आगे क्या है, यह जीवाणु पशुओं के र्यूमेन में भी पाए जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि पशुओं के र्यूमेन में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं तो मीथेनोजन जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। र्यूमेन में यह जीवाणु सेलुलोज को तोड़ने में सहायक हैं और पशुओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बात किया जाए, इस प्रकार पशुओं के मल उनमें जिनमें जिसे सामान्यतः गोबर कहते हैं, यह जीवाणु प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। गोबर में ये जीवाणु पाए जाते हैं और वहाँ से क्या काम करते हैं, गोबर गैस का उत्सर्जन अर्थात बायोगैस का उत्सर्जन करते हैं। अब देखिए यहाँ गोबर गैस का परिभाषा दे दिया गया है। बायोगैस या गोबर गैस दोनों एक ही चीज़ है। गोबर में पादपों के सेलुलोजीय व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः इसका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है जिसे सामान्यतः गोबर गैस कहते हैं। आगे बात किया जाए, बायोगैस संयंत्र एक टैंक होता है जिसमें अपशिष्ट संग्रहित एवं गोबर की अस्तरी भरी जाती है। अस्तरी के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है। ये बायोगैस संयंत्र की चर्चा हो रही है, अभी फिगर आप लोगों को दिखा सकते हैं हम। बायोगैस संयंत्र में एक निकास होता है जो एक पाइप से जुड़ा होता है। इसी पाइप की सहायता से आसपास के घरों में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। उपयोग की गई क्रदप दूसरे निकास द्वार से बाहर निकाल दी जाती है। इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। जो भी कचरा होता है उसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है और जो ऊपर से गैस निकलता है वो गैस बायोगैस होता है। मतलब उसका कि रसोई घर में, या ये कहिए कि इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब ये जो फिगर है आप देख पा रहे हैं, ये फिगर है बायोगैस संयंत्र का। ये फिगर है बायोगैस संयंत्र का, आप देख पा रहे हैं। यहाँ एक साइड में क्या है, यहाँ से गैस बाहर निकलेगा जो कि गोबर गैस होगा। यहाँ गोबर और जल देखिए डाल दिया गया, फिर उसके बाद ये सड़ा। अब यहाँ से जो सड़ज है, ये कचरा निकाल करके इसका उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाएगा। यहाँ जो डाइजेस्टर है इसका उपयोग इसमें उर्वरक के रूप में किया जाएगा और यहाँ से जो गैस निकलेगा वो ईंधन के रूप में उपयोगी होगा। इस प्रकार से एक फिगर भी बनाने में आता है कि बायोगैस क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप फिगर बनाएंगे और उसका परिभाषा लिखेंगे। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जानेंगे जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, यानी कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है इसके बारे में। पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। यानी कि जैसे कुछ पादपों में ऐसे रोग लग जाते हैं जिनका उपयोग हम केवल और केवल सूक्ष्मजीवों द्वारा कर सकते हैं, ना कि उस पर इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का छिड़काव करके, बल्कि वैसे ही सामान्य तरीके से कर सकते हैं। जैसे कुछ लाभदायक कीट होते हैं वो हानिकारक कीटों का भक्षण कर लेते हैं। तो इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। ये पर्यावरण, मृदा, भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं तथा फलों, साग सब्जियों और फसलों पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। कहने का मतलब जो भी कुछ हानिकारक जीवाणु होते हैं। आगे क्या है, खरपतवार नाशियों का प्रयोग खरपतवार को हटाने में किया जाता है। यह भी हमारी मृदा को प्रदूषित करते हैं। कहने का मतलब जो भी पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है और हार्बिसाइड, खरपतवार नाशक, ये सब क्या काम करते हैं, हमारे पर्यावरण, मृदा, जल और
वायु आदि को दूषित करते हैं। तो इन सबसे बचने के लिए क्या किया जाता है, कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, वो आगे इसमें दिया गया है। आगे इसमें है, जैव नियंत्रण एक प्रकार का समग्रात्मक दृष्टिकोण है जिससे करोड़ों जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं के जाल की व्याख्या का विकास होता है। जैसे प्राणी जात तथा पेड़ पौधा का निर्माण करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर में बहुधा एक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, जैसे जीवों का इसमें बताया गया जिन्हें बहुधा पीड़क कहा जाता है, उनका उन्मूलन केवल असंभव ही नहीं बल्कि अवांछनीय भी है। आगे हम लोग बात करेंगे, इस प्रकार जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त रसायन तथा पीड़कनाशियों पर हमारी जो भी आश्रितता है वह काफ़ी हद तक घट जाएगी। अगर हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करेंगे तो जो भी हम लोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं उसके प्रभाव को हम लोग कम कर सकते हैं। इसमें जीव विज्ञानी फार्मिंग के उपगमन का महत्वपूर्ण भाग विभिन्न जीवन के रूपों से परिचित होता है। आगे बात किया जाए, इसमें जैसे बीटी कॉटन का नाम सुने होंगे, बीटी कपास, मतलब इसमें बीटी क्या है, बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस। अब इन्हीं सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यहाँ आपको मुख्य बिंदु पर हम ले आए हैं, ये है बीटी। ये बीटी क्या है, बीटी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, आप लोग तैयार कर लेंगे। बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो भी बीटी का जीन है, इस जीन को अगर हम किसी पौधे में प्रवेश करा देते हैं तो उस पौधे पर लगने वाले जो भी एफिड हैं, मतलब जो भी छोटे कीट हैं जो हानिकारक प्रभाव डालते थे, वो अब नहीं डाल पाएंगे। तो ऐसे पौधों को हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बोला जाता है। और ये क्या है, सूक्ष्मजीवीय उपचार है। कैसे किया गया, तो बीटी के जीन को किसी भी पौधे में प्रवेश करा करके उस पौधे को पूर्णतः रोग मुक्त किया जा सकता है। अब यहाँ हम लोग जानेंगे, जहाँ ये तक सूक्ष्मजीव जैव नियंत्रण कारकों का प्रश्न है, वह बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस का प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। यह आगे क्या है, शुष्क बीजाणु सुगंधीय थैली के रूप में उपलब्ध रहते हैं जिन्हें पानी में मिला दिया जाता है। इस मिश्रण को दोषपूर्ण पादपों जैसे सरसों समूह तथा फल वृक्षों जिनकी पत्तियां कीट लार्वा द्वारा खा ली जाती हैं पर छिड़काव किया जाता है। अगर हम बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस का छिड़काव कर दे किसी भी पौधे पर, तो पौधा रोग जो भी छोटे छोटे उस पर कीट या बटरफ्लाई कैटरपिलर आदि उस पर प्रभाव डाल रहे थे वो प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। क्योंकि जो बीटी का जीन होता है वो किसी भी लार्वा के पाचन नली में जा करके टॉक्सिन निकलता है और वह लार्वा की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उस जहरीले पदार्थ की वजह से। आगे क्या है, जीवाणुवीय रोग कैटरपिलर को मार देता है परंतु अन्य कीटों को हानि पहुंचाता है। अब देखिए यहाँ बताया गया कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव, तो कौन से सूक्ष्मजीव हो गए, यहाँ बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस हो गया। इस प्रकार से यहीं पर ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। आगे बताया गया बीटी कॉटन इसका एक उदाहरण है। अभी हमने चर्चा किया बीटी कॉटन पर शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, जिसे हमारे देश के कुछ राज्यों में उत्पन्न किया जाता है। बीटी कॉटन क्या है, इसमें बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस को प्रवेश करा करके कॉटन के पौधे में बनाया गया पौधा बीटी कॉटन कहलाता है। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। कवक ये भी है, सूक्ष्मजीव ये भी है, ट्राइकोडर्मा, इसका उपयोग क्या किया जाता है, पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। तो पहला हो गया बीटी, दूसरा हो गया ट्राइकोडर्मा। इन दोनों सूक्ष्मजीवों का उपयोग जैव नियंत्रण कारक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से आगे हम लोग चर्चा करते हैं इसमें जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव। अब हम लोग पहुंच चुके हैं जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव। तो जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका है, इसके बारे में आज के तौर
तरीकों के साथ यदि जीवन को देखें तो पता चलता है कि पर्यावरण प्रदूषण चिंता का एक मुख्य कारण है। यानी कि जो भी हम लोग फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहे हैं उससे क्या है, पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है, मृदा दूषित हो रही है, वायु जल आदि दूषित हो रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। अगर इसमें हम लोग देखें तो अब किस प्रकार से हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके क्या कर सकते हैं कि इसके प्रभाव को या जैव उर्वरक के रूप में जो सूक्ष्म जीवों की भूमिका है इसको हम समझ सकते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये बनेगा इसमें, कृषि उत्पादों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इस प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि हम समझने लगे हैं कि रसायन उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। पहला क्या है इसमें, इसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक खेती करने पर तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरा पॉइंट है इसमें, जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव एक प्रकार के ऐसे जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इसमें जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत निम्न है, जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया। कुछ जीवाणु हैं जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, नास्टाक है, एनाबिना है, साइनोबैक्टीरिया हैं, कुछ कवक हैं, ये सब क्या माइकोराइजा जैसे कवक हो गए, कुछ एल्गी हैं जैसे स्पाइरोगाइरा आदि। ये सब क्या काम करते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं ये जैव उर्वरक के रूप में उपयोगी हैं। तो जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया ये सब क्या हैं, जैव उर्वरक के रूप में उपयोगी हैं। आगे बात किया जाए, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव एक प्रकार के ऐसे जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, मतलब दलहनी पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें स्थित ग्रंथियों के बारे में अगर देखा जाए तो वहाँ पर कुछ सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, नाइट्रोबैक्टर। वो क्या काम करते हैं, इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं जिससे पौधों को नाइट्रोजन की कमी नहीं होने पाती है। तो ये कहीं ना कहीं जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं। आगे बात किया जाए, यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देते हैं और कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कहने का मतलब जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। ये हो गया। आगे बात किया जाए, अन्य जीवाणु उदाहरण जैसे एजोस्पाइरिलम तथा एजेटोबैक्टर मृदा में मुक्त अवस्था में रहते हैं तथा यह भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करते हैं। यानी कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है और एजोस्पाइरिलम ये सब क्या काम करते हैं, इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कवक की बात किया जाए तो माइकोराइजा जो कवक होता है ये जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं जो कि सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं पादपों तथा कवकों में। आगे बात किया जाए, साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्म जीव है जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इनमें बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं जैसे एनाबिना, नास्टाक, ऑसिलेटोरिया। ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। ये सब स्वपोषित होते हैं और ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को स्थिर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जैसे एनाबिना हो गया, नास्टाक हो गया, ऑसिलेटोरिया हो गया। इस प्रकार धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। नीलहरी शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं जिससे उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। ये था फ्रेंड्स आपका महामैराथन जो कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका वाला चैप्टर था। इसे 7 नंबर यूपी बोर्ड के क्लास 12th बायोलॉजी में आता है और हमको उम्मीद है अगर आप इतना एक बार ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका जो पहले से तैयारी है तो रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन होने के साथ साथ आपका 7 नंबर पक्का हो जाएगा। अब कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीव की बात है तो हानिकारक सूक्ष्मजीव जैसे मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, चेचक रोग उत्पन्न करने वाले स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हैं। उसके साथ साथ कुछ जीवाणु जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये सब रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। इस प्रकार से
आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। अब हमको यहाँ हानिकारक सूक्ष्मजीवों के बारे में नहीं जानना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आता है, बल्कि जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में, घरेलू खाद्य उत्पाद में, कृषि के क्षेत्र में, जैव उर्वरक के रूप में, या फिर प्रतिजैविक के निर्माण में सूक्ष्मजीवों का क्या योगदान है, इस प्रकार से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी टॉपिक को हमने क्लियर किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।